बुल्ढाना में 12वीं का गणित का पेपर लीक हो गया। परीक्षा से पहले ही गणित का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। अब इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की कक्षा 12वीं का गणित का पेपर लीक हो गया है। बुल्ढाना के सिंदखेड़ राजा में सुबह 10:30 बजे से ही सोशल मीडिया पर गणित का पेपर वायरल हो रहा है। परीक्षा से पहले ही पेपर की फोटो वायरल होने से शिक्षण विभाग में हड़कंप मच गया है। सिंदखेड रेंजचे गट शिक्षणाधिकारी त्याचप्रमाणे बुलढाण्याचे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक श्री प्रकाश मुकुंद यांच्याशी तात्काळ संपर्क साधला। श्री प्रकाश मुकुंद शिक्षणाधिकारी माध्यमिक स्वतः सिंदखेड राजा तालुक्यात जाऊन चौकशी करत आहेत। त्याचप्रमाणे विभागीय शिक्षण मंडळ अमरावतीचे विभागीय सहसचिव श्री तेजराव काळे इथून तात्काळ सिंदखेड राजा इथे चौकशीला गेले आहे। आम्ही या संदर्भात राज्य मंडळाने जे आम्हाला निर्देश दिले त्या संदर्भात आम्ही चौकशी करीत आहोत आणि जे कोणी दोषी आढळतील त्याच्यावर निश्चितप्रमाणे राज्य शिक्षा सूचीनुसार कारवाई करण्यात येईल। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और शिक्षा अधिकारी प्रकाश मुकुंद अपनी टीम के साथ साकरखेड़ा थाने पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। गणित के पेपर को किसने लीक किया, पेपर वायरल करने के पीछे कौन है, क्या इसके पीछे कोई सक्रिय रैकेट है, इसकी जांच की जा रही है। गणित विषयाच्या पेपर फुटी संदर्भात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी आज आम्ही सिंदखेडच्या पोलीस स्टेशनला रवाना होत आहे आणि नियमाप्रमाणे पुढील कारवाई पोलीस स्टेशन हे करतील आणि जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात येईल। या संदर्भात बोर्डाने आपल्याला काय निर्देश दिले? बोर्डाने एफआयआर लॉन्च करण्यासंदर्भात अज्ञात व्यक्तीविरोधात जे कोणी आयडेंटिफाई होईल त्यांचा नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल। 11 वाजता पेपर लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांना जर फोडला असता जे काही माध्यम आहे त्या माध्यमातून तर विद्यार्थी दोषी। पण आजच्या काळात एक लक्षात आलं, पालक म्हणून सांगतो सर, विद्यार्थी दोषी राहत नाही, यांना पगार प्रमाणाच्या बाहेर आहे आणि पैशाचं स्तोत्र म्हणून विद्यार्थ्याचं भविष्याशी खेळणं हे पालक म्हणून खरंच चुकीचं आहे। इससे पहले यवतमाल में भी अंग्रेजी विषय का पेपर लीक हुआ था। इस मामले में परभनी के 6 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बावजूद 12वीं का पेपर लीक होने से एक बार फिर परीक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज़, बुल्ढाना। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले कस्बा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हेमंत रसाने की हार के बाद बीजेपी जैसी पार्टी की हालत ऐसी है तो शिंदे गुट का कोई उम्मीदवार अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति भी अभिजीत बिचकुले से भी खराब होंगी। ऐसी आलोचना सांसद ओम राजे निम्बालकर ने शिंदे गुट पर की है। वे शुक्रवार को शिवगर्जना सप्ताह के अवसर पर चिखली में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। बाबांनो, भारतीय जनता पार्टीची जर अशी अवस्था आता महाराष्ट्रात पहिली असं कसब्यामधल्या सारख्या मतदारसंघात अजून शिंदे गटाचं कोण कुठं उभा टाकलेलं नाही। ज्या पद्धतीनं शिवसेना फोडली त्याला कारणीभूत लोक भाजपला धरते, त्या भाजपाच्या उमेदवाराची ही अवस्था होत असेल तर शिंदे गटाचं जर कोण कुठं उभा टाकलं मला शंका आहे बिचकुलीपेक्षा वाईट परिस्थिती होणी ती। बिचकुले कोणाला कोणाला कळाली किती ते हुडकावं लागतील 47 मध्ये। अकोला जिले के बड़ी उमरी इलाके में शिवगर्जना अभियान के मौके पर शिवसेना ठाकरे गुट की नेता सुषमा अंधारे की जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने मित्र संगठन के उपाध्यक्ष अजय आशर के चयन को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। सुषमा अंधारे ने आरोप लगाया है कि एकनाथ शिंदे केवल कठपुतली है, जबकि असली मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस है। कोण आहे अजय आशर? अजय आशर हा एबे इकॉनॉमिक्स आहे का? अजय आशर हा अर्थतज्ञ आहे का? अजय आशरला फायनान्स मधलं काही कळतं का? तर तरी अजय आशर हे सगळं काम करतो। म्हणजे अजय आशर कोण आहे? तर अजय आशर हा फायनान्स किंवा अर्थतज्ञ नाहीये। अजय आशर हा बिल्डर आहे। आता बिल्डर माणसाला तिथे का बरं आणलं? देवेंद्र भाऊंना अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये एकही एमए इकॉनॉमिक्स किंवा इकॉनॉमिक्स मध्ये पीएचडी झालेला किंवा फायनान्सची माहिती असणारा, आर्थिक ज्ञान असणारा एकही माणूस सापडला नाही का की त्यांनी बिल्डर आणला मध्ये? तर बिल्डरला का आणलं? कोण आहे हा अजय आशर?
की अरे उद्धव ठाकरे घराच्या बाहेरच पडले नाही, उद्धव ठाकरे कुणाला आम्हाला भेटलेच नाही, तेव्हा त्या भिकार भाजण्यांना आणि त्या बाजार बुणग्यांना एक प्रश्न विचारला गेला पाहिजे की मोदी शेठ किती वेळा पत्रकारांना सामोरे गेले आणि किती पत्रकार परिषदात त्यांनी घेतल्या. देवेंद्र जरी उपमुख्यमंत्री असले तरी मुख्यमंत्र्यांपेक्षा सुद्धा सगळीच्या सगळी महत्वाची खाती ही देवेंद्रजींकडे आहे. केंद्र सरकार जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात येतं तेव्हा तेव्हा एकनाथ भाऊंची अवस्था काय असते जरा विचार करा, जरा बघा, बारकाईनं निरीक्षण करा की अमित शहा जेव्हा येतात किंवा नरेंद्र मोदी जेव्हा येतात तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना नुसते देवेंद्रच नाही तर चंद्रकांत पाटील सुद्धा असे ढकलून लावतात. याची दोन कारण असू शकतात. एक कारण असं असेल की कदाचित बच्चू भाऊंना स्वतःचा बुद्ध्यांक नाही का, बच्चू भाऊंना स्वतःचं भलं बुरं कळत नाही का, बच्चू भाऊ हे देवेंद्रच्या सांगण्यावरून जातात म्हणजे राजकीय निर्णय ते स्वतः घेत नाहीत का. आणि दुसरं कारण असंही असेल की बच्चू भाऊंनी काय ऐकलं असेल देवेंद्र फडणवीसांचं. बच्चू भाऊंनाही संपवण्याचं राजकारण देवेंद्र फडणवीस करतात. बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील के खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान जख्मी हुआ है। बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के करतवड़ी में बीती रात खेत में पानी देने गए किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान शरद तायड़े जख्मी हो गए। वो तो किसान ने तेंदुए का प्रतिकार किया जिससे उसकी जान बच गई और तेंदुआ जंगल की ओर चला गया। हालांकि इस हमले के बाद जख्मी किसान शरद को चिखली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से आसपास के किसान काफी डरे सहमे हुए हैं। इन दिनों बढ़ते तापमान के कारण किसानों को रात के समय अपनी फसलों में पानी देना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें जंगली जानवरों के हमले का भी डर है। जानवरों के हमलों की घटनाओं को देखते हुए किसानों ने वन विभाग से मदद और सहयोग की मांग की है। बुल्ढाना जिले में सैलानी बाबा यात्रा के अवसर पर राज्य परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई। बुल्ढाना डिपो से करीब 200 अतिरिक्त बसें छोड़ी जाएगी। बुल्ढाना जिले के सैलानी में यात्रा के लिए देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए राज्य परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। 4 मार्च से 16 मार्च के बीच बुल्ढाना डिपो से करीब 200 अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई गई। अकोला, औरंगाबाद, जालना, जलगांव सहित अन्य जिलों से 500 से 600 बसें चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए पिंपलगांव सराय, ढासालवाड़ी और वागजली नाम की 3 स्थानों पर अस्थायी बस स्टेशन भी बनाए गए हैं। यावर्षी सैलानी यात्रा दिनांक 4 मार्च 2023 पासून 16 मार्च पर्यंत सैलानी इथे भरवण्यात येणार आहे आणि त्याबाबत रापा महामंडळाने यावर्षी म्हणजे जवळपास कोरोनानंतर प्रथमतः यात्रा होत असल्यामुळे त्यावेळी गर्दीचं नियोजन करून बुलढाणा विभागातर्फे बुलढाणा विभागातील 200 बसेस तसेच अकोला, जालना, औरंगाबाद, जळगाव इथून जवळपास जे यात्रेचा मेन डे आहे त्याची जवळपास 500-600 म्हणजे बसेसचे नियोजन करण्यात आलेले आहे। बुलढाणा विभागाचा विचार केला तर मलकापूर येथून बुलढाणा येथून प्रॉपर आणि चिखलीमधून बसेसचे नियोजन केलेले आहे आणि कुठल्याही प्रकारे प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही याबाबत महामंडळातर्फे योग्य ती दक्षता घेण्यात आलेली आहे आणि प्रवाशांनी या सेवेचा निश्चितपणे लाभ घ्यावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो। पुलिस ने अकोला जिले के बाबुल गांव में एक व्यक्ति के घर से खतरनाक हथियार बरामद किए हैं और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाबुल गांव के शाह तकदीर शाह के पास अवैध धारदार हथियार है। मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर छापेमारी कर खतरनाक हथियारों को जब्त कर लिया। एक कोयता, एक छुरी, एक भाला जैसे घातक हथियार जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। होली का त्योहार बस कुछ दिन ही दूर है। होली हो तो रंग आ ही जाते हैं, लेकिन कृत्रिम रंगों के त्वचा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण हाल ही में प्राकृतिक रंगों को लेकर काफी जागरूकता निर्माण की जा रही है। इसी क्रम में अकोला जिले के तिल्हारा में सूर्योदय महिला स्वयं सहायता समूह होली के लिए प्राकृतिक रंग बनाने का काम करता है। इस वर्ष इस स्वयं सहायता समूह के प्राकृतिक रंगों की देश ही नहीं विदेश से भी मांग है। आइए देखते हैं
प्राकृतिक रंगों की कहानी। होली यानी रंगों का त्योहार, लेकिन होली में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक रंग त्वचा पर कई तरह के विपरीत प्रभाव डालते हैं। इस कारण कई नागरिक प्राकृतिक रंगों की ओर रुख कर रहे हैं। रासायनिक रंगों का विकल्प पालक, बीट और पलाश के फूलों से बने प्राकृतिक रंग है। जन जागरूकता के कारण इन प्राकृतिक रंगों का उपयोग साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अकोला जिले के तेल्हारा में सूर्योदय महिला स्वयं सहायता समूह हर साल होली के लिए प्राकृतिक रंग बनाने का काम कर रहा है। सूर्योदय महिला उद्योग हा 7-8 वर्षापासून सुरू केलेला एक महिला समूह आहे, जे की वेगवेगळ्या प्रशिक्षणातून महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम आम्ही करत असतो। वेगवेगळे सिजनेबल आमचे व्यवसाय आहे। होळीच्या रंगाची, नॅचरल होळीच्या रंगाची सुरुवात आम्ही कोरोना लॉकडाऊन पासून केली होती, जेव्हा गरज होती पैशाची, रोजगाराची, व्यवसायाची सगळीच गरज होती। अकोला येथे आदरणीय श्री शरद कोकाटे सर यांनी आम्हाला ऑनलाईन प्रशिक्षण दिलं होतं होळीच्या रंगांचं। मग आम्हाला नॅचरल शॉपिंगमध्ये रिक्वायरमेंट आली होती की तुम्ही करताय तर आम्हाला सॅम्पल पाठवा। त्यांनी आम्हाला सुरुवातीला 50 किलोची ऑर्डर दिली होती। नंतर मागच्या वर्षी आम्ही 3 क्विंटल कलर विकले। त्याच्यामध्ये आम्ही थोडंसं जिरं, शोप, ज्याच्यामुळे शरीरासाठी ज्या गोष्टी चांगल्या आहेत त्या गोष्टीचा यूज केला। कृत्रिम और रासायनिक रंगों से त्वचा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक रंगों का शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक तत्व पौष्टिक और शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। पालक, बीट, पलाश के फूल, हल्दी, चावल का आटा, सौंफ और जीरे का पानी, इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल प्राकृतिक रंग बनाने में किया जाता है। सूर्योदय महिला उद्योग ने 2 साल पहले प्राकृतिक रंग का उत्पादन शुरू किया था। इस उद्योग से अब करीब 15 महिलाएं जुड़ी है। रोजगार हा आम्हाला म्हणजे रोजचा दीपिकाताई देत होत्या। रोज आम्हाला पैसे, म्हणजे आम्ही काम केलं, इथे यायचं, काम करायचं, काम केलं की लगेच संध्याकाळी आम्हाला पैसे मिळायचे। त्या पद्धतीने आम्हाला म्हणजे बरीच मदत झालेली आहे। कोरोना काळातही आम्हाला रोज मास्क वगैरे लावून सर्व जे नियम अटी होत्या सरकारच्या त्या सर्व आम्ही पाळून आम्ही आमचे कामं केले आणि आम्हाला रोजगार पण हातोहातच मिळाला दीपिकाताईंनी दिला, त्यामुळे आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। आनंद तर आहेत। रंग हा तांदूळाच्या पिठापासून बनवतो आम्ही आणि त्यामध्ये टमाटर, गाजर, बीट हे शरीरासाठी खूप चांगलं असते। तर बीट पण आपण त्याच्यात यूज करतो, कारण एखाद्या लहान मुलं जेव्हा हे रंग खेळतात तर त्यांना एवढा कळत नाही कसा खेळायचा, काय खेळायचा, तर ते एखाद्या डोळ्यात जाऊ शकतं किंवा त्यांच्या तोंडात पण जाऊ शकतं, तर ते काही हानिकारक नाही आहे शरीराला, असं मला तरी वाटते। पिछले 2 सालों में सूर्योदय के प्राकृतिक रंगों की मांग बढ़ी है। ये रंग पूरी तरह से प्राकृतिक और हाथ से बने होते हैं, इसलिए ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। सूर्योदय के प्राकृतिक रंगों की मांग महाराष्ट्र से लेकर दिंडोरी, मुंबई, नागपुर, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर और नेपाल के बाजार में भी है। चांगला प्रतिसाद मिळाला। ह्या वर्षी आम्ही 7 क्विंटल आम्हाला ऑर्डर आलेली आहे, जे की संपूर्ण महाराष्ट्रात जेवढे नॅचरल शॉपी आहे तिथची आहे। त्याच्यानंतर श्री क्षेत्र दिंडोरी तिथली आहे, नेपाळमधून पण ऑर्डर आलेली आहेत। महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर चांगला प्रतिसाद आहे होळीच्या रंगांना। नागालैंड में हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अकोला शहर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी ने जीत का जश्न मनाया। नागालैंड क्षेत्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नोक्सेन निर्वाचन क्षेत्र से वाई लीमा ओनेन चेंग व ट्यूसन सदर इन 2 निर्वाचन क्षेत्र से इम्ति चोबा ने विधायक के रूप में जीत हासिल की। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ऐतिहासिक जीत है। अकोला में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पार्टी कार्यालय में ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न मनाया गया। इस मौके पर रिपब्लिकन महानगर अध्यक्ष गजानन कामले, रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज नागालँडमध्ये जो निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे स्वबळावर 2 आमदार आज नागालँडमधून निवडून आल्याबद्दल जो बाबासाहेबांचा स्थापन केलेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज पहिल्यांदाच रिपब्लिकन पार्टीचे 2 आमदार नागालँड मतदारसंघातून निवडून आले। त्याच्यात माननीय केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली अख्ख्या देशभरामध्ये रिपब्लिकन पार्टी काम करत आहे आणि आज त्याच माध्यमातून नागालँडमध्ये आपले आरपीआयचे 2
आमदार निवडून आल्याबद्दल असंख्य कार्यक्रमामध्ये जोश निर्माण झाला व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यालयावर पक्षाच्या वतीने आज जल्लोष साजरा करण्यात आलेला आहे। महिला दिवस के अवसर पर समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। इसी अवसर पर अकोला MIDC में विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में एडवोकेट हरीश माहेश्वरी ने जानकारी दी। आज की दुनिया में महिलाओं का स्थान पुरुषों जितना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की स्थिति सभी क्षेत्र में सबसे आगे है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान एवं अभिनंदन का कार्यक्रम माहेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी फाउंडेशन की ओर से MIDC क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माहेश्वरी टाइल्स और सैनिटरी वेयर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। हालांकि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते इस सम्मान समारोह का आयोजन नहीं हो सका, इसलिए वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर 5 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। माहेश्वरी टाइल्स एंड सैनिटरी फाउंडेशन ने हजारों महिलाओं से इस कार्यक्रम में शामिल होने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। जागतिक महिला दिन जे 8 मार्चला आहे, हे कार्यक्रम आपण 5 तारखेला MIDC 3 माहेश्वरी टाइल्स अँड सॅनिटरीच्या शोरूमच्या समोर आयोजित केलेले आहे। या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्व घटकाच्या महिलांना आपण त्यांना अवॉर्ड देणार आहे। तर जे घटक आहे, उदाहरणार्थ जसं शेतकरी, महिला शेतकरी असो, सफाई कामगार असो किंवा बँकेमध्ये काम करणारे माणसं किंवा गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटमध्ये असे सर्व लोकांना, सर्व स्त्रियांना आम्ही तिथं सन्मानित करणार आहे। फक्त महिलांनाच आपण इन्व्हाइट नहीं केलेलं आहे, सर्व फॅमिलीसह आपण त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। अमरावती जिले के मेलघाट के जंगल में बड़ी मात्रा में गोंद की तस्करी की जा रही है। इस दौरान नाकाबंदी के दौरान वन रक्षक की पत्थर व लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। इससे तस्करों ने मेलघाट में आतंक मचा रखा है। नाकाबंदी के दौरान गोंद तस्करी के संदेह में काम कर रहे वन कर्मियों ने तेज गति से आ रही दुपहिया वाहनों की ओर इशारा किया। दुपहिया वाहन से उतरे लोगों ने वन रक्षक की लाते घुसे से पिटाई कर दी। शिकायत के आधार पर धारणी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना से मेलघाट के जंगल में गोंद की तस्करी फिर सामने आ गई है। पकड़े गए आरोपी के नाम सुरेश गोरेलाल चोंगल, मनसाराम गोरेलाल चोंगल, मान्या गोरेलाल चोंगल और बादशाह मोहताब मोरे के रूप में हुई है। आपको बता दें कि धूलघाट सुसरदा क्षेत्र में बड़ी संख्या में सलाई के पेड़ हैं। इन पेड़ों में गोंद की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में इन इलाकों में इसकी तस्करी की जाती है। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।